तक मैंने आपको ये सारा चीज पोलर, नॉन पोलर, डाइपोल, इन सब के बारे में डिस्कस किया था और मैंने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, राइट? ये सारे यहाँ तक। और अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि इनमें आपको पहचानना है कि अमोनिया NF3 इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन है, CO2 NH2 में ज्यादा पोलर कौन है, HF NHCl में ज्यादा पोलर कौन है, H2O NH2S में ज्यादा पोलर कौन है, राइट? ये क्वेश्चन है मेरा। अब आइए देखते हैं कि करके जब हम बात SF6 की कर रहे हैं तो बताइए आप लोग के हिसाब से ये पोलर है या नॉन पोलर बच्चों? बोलिए, ये पोलर है या नॉन पोलर प्यारे बच्चों? Is it a polar molecule or non-polar, guys? Please. Non-polar है। हाँ, non-polar है। सर यस नॉन पोलर। अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना कैसे नॉन पोलर है बच्चों? यस सर। ठीक, ये नॉन पोलर हो गया। SF4 बताइए, वो पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है। पोलर। पोलर है सर। XeF6 बेटा? पोलर है। पोलर। पोलर तो सर। SF6 नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि अगर आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन का डाइपोल कैंसिल कर देगा, क्योंकि सब अपोजिट है ना, है ना? यस सर। यस सर। तो मैं एक डाइपोल दिखा रहा हूँ, बाकी आप समझ जाइए। इधर का ये वाला कैंसिल कर देगा, ऐसे ही सब तरफ कर देंगे, तो ये नॉन पोलर। उसी तरीके से SF4 में जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक लोन पेयर बच जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। और इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, तो ये लोन पेयर बचने की वजह से दूसरा डाइपोल आ गया। वैसे एक बात कंफर्म है कि अगर एक ही लोन पेयर रहे तब वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? पोलर ही होगा। एक लोन पेयर है तो उसका डाइपोल कौन कैंसिल करेगा भाई? कोई नहीं कैंसिल कर सकता है ना? यस लोन सर। पेयर का जो डाइपोल बाहर की तरफ जाएगा उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। उसके बाद उसी तरीके से XeF6 भी जब करोगे तो एक लोन पेयर वाला स्पीसीज है, तो ये भी क्या हो गया? पोलर, है ना? यस सर। यस सर। जब आप XeF4 देखते हो बेटा तो याद है ना कैसा स्ट्रक्चर है इसका? 4 यस। फ्लोरीन इधर, है ना? और एक लोन पेयर, ये लोन पेयर का लोन पेयर कैंसिल कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। और बाकी फ्लोरीन का फ्लोरीन तो कैंसिल कर ही रहा है। बोलिए, यस सर। जो फ्लोरीन का है, देखो उसको अलग कलर से मैंने दिखा दिया कि फ्लोरीन का डाइपोल फ्लोरीन कैंसिल कर रहा है और लोन पेयर का डाइपोल लोन पेयर, तो ये भी क्या हो गया? नॉन पोलर, है ना? यस सर। और उसी तरीके से आप अगर इन बाकी सबको करोगे, जैसे बताइए XeF2 आपने क्या किया है? पोलर है कि पोलर। नॉन पोलर? पोलर। नॉन पोलर होगा। XeF2 पोलर बताया है तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ऐसे ये नॉन पोलर होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ये बताइए बच्चों, XeF2 लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर है? स्टेरिक नंबर कितना है बेटा? तो अगर ये लीनियर है तो स्टेरिक नंबर 5 है ना? देखो ना एक बार बच्चों। तो अब एक बात बताओ बेटा, जो ऊपर है फ्लोरीन उसको नीचे वाला फ्लोरीन कैंसिल कर देगा? यस ने, ये सुनो। यस सर। यस सर। और जो बेटा ये है लोन पेयर वाले, 3 लोन पेयर हैं 120 पे, तो क्या 120 का डाइपोल आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बेटा 120 का डाइपोल अगर, हाँ रिजल्टेंट 0 होगा बेटा अगर सेम सेम डाइपोल हो जाए। ये 0 होगा, है ना? यस सर। क्योंकि ए का 120 पे जब आप करोगे तो कंपोनेंट लोगे तो बेटा A/2 और इधर से भी A/2 आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। तो दोनों मिला के इसको कैंसिल, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल ही कर लेगा। ये इधर वाला A√3/2 ये दोनों कैंसिल, और इधर जुड़ जाएंगे वो A/2 प्लस A/2, और इधर A था तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो ये नॉन पोलर है। क्लियर? PCl3 समझ में आ रहा होगा, एक ही लोन पेयर है तो वो पोलर होगा, है ना? पोलर। यस सर। यस सर।
अच्छा PCl5 बताइए। पोलर। पोलर सर। PCl5 सोच करके। PCl5 यार कोई लोन पेयर है क्या इसके पास? सर नॉन पोलर है। हाँ वही वाली बात आ गई ना 120 वाला। फिर से यार तुम लोग वेक्टर सम आता है ना जी, कि मुझे वो भी पढ़ाना पड़ेगा? आता है सर। तब ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग यार। वेक्टर का सम ही तो निकालना है। ये ऊपर वाला वेक्टर नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, इसका रिजल्टेंट 0 आ गया। और ये 3 वेक्टर जो है 120 वाले वो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी 0 है। समझ रहे हो ना बात? यस। 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 और ये ऊपर वाला नीचे वाले का 0, तो ये भी नॉन पोलर। म्यू बराबर 0। बहुत बढ़िया से लिख लेना, इस सब में मिस्टेक नहीं होना चाहिए यार तुम लोग। CCl4 बेटा पोलर है। नहीं, ये भी आप मिस इंटरप्रेट कर लिए। नॉन पोलर है। नॉन हाँ पोलर। नॉन पोलर। देखो CCl4 का मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक देखो ये है ना? आप सोचो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा, ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीचों बीच से जाएगा, बोलिए। यस सर। और उसी तरीके से बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बैक जाएगा, बोलिए। यस सर। बोलो बेटा। और ये दोनों कैंसिल यस कर सर। देगा। समझ में आया? तो इसका भी म्यू 0 होगा। ठीक है, इसका भी म्यू 0 होगा। वैसे एक बात बता दूं, एक स्टेटमेंट याद कर जाओ, काम खत्म। कोई भी रेगुलर जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी लोन पेयर ना हो बेटा, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास की मैं बात कर रहा हूं, वो स्ट्रक्चर नॉन पोलर ही होगा। चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, चाहे ट्राइगोनल प्लेनर हो, लीनियर हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, पेंटागोनल भी हो, तो भी कहने का मतलब अगर आपके सामने IF7 भी आ जाए तो ये भी 0 ही रहेगा, कोई भी रेगुलर। अब आप उसका रिजल्टेंट निकाल के देखिए, आपको आएगा कोई भी रेगुलर वैल्यू आएगा। अब आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप कितना अच्छे से तोड़ जोड़ ले रहे हो। समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। तो नॉन पोलर होगा। कोई बच गया है अभी? एक अमोनिया, अमोनिया और बेंजीन वाला, डाइक्लोरोबेंजीन। बताइए अमोनिया क्या लग रहा है आपको, पोलर या नॉन पोलर बेटा? पोलर। एक लोन पेयर वाला है तो पोलर ही है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए इसका डाइपोल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ? इसका डाइपोल किधर जाएगा? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ, है ना? ये इसकी तरफ, बोलिए। ये यस सर। यस सर। है ना? तो इसका जो नेट म्यू नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 है ना? तो ये पोलर है, पोलर हो गया। कौन? अमोनिया। तो बिना शेप स्ट्रक्चर बनाए क्या आप बता पाएंगे कोई पोलर है कि नहीं? उसके लिए तो चाहिए, क्योंकि वो अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको उसका ज्योमेट्री नहीं मालूम चलेगा, एंगल नहीं मालूम चलेगा, एंगल नहीं मालूम चलेगा तो वेक्टर सब नहीं निकाल पाओगे, है ना? और ये यस बताइए सर। बेटा, ये पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। हाँ ये भी सिमेट्रिकल है, ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो म्यू इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर, है ना? क्लियर? यस सर। अब मैं कुछ और क्वेश्चन इसी में ऐड करूंगा, पहले एक बार तो ये वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है?
कौन ज्यादा पोलर है ना, इसी में यही डिस्कस कर लेते हैं इसको। आप बताइए कौन ज्यादा, बोलिए बेटा, बोलिए। अमोनिया और NF3 में आपके हिसाब से कौन लगता है ज्यादा पोलर है बेटा? तो देखो एक बात समझते हैं थोड़ा सा, है ना। तो याद करो, बेसिक पे आते हैं। डाइपोल का वैल्यू किसके बराबर था? जो चार्ज हो और उसमें बॉन्ड लेंथ से गुणा करना है, यही ना था इंडिविजुअल डाइपोल, है यस सर। बेटा। तो आप ये बताइए NH और NF में तो नेचुरली फ्लोरीन का साइज थोड़ा ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ तो इसका ज्यादा हो गया, है ना। और चार्ज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होगा। भाई जितना बड़ा गैप उतना ज्यादा शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो इसका 3 होता है, इसका 2.1। गैप कितना है बेटा यहाँ पे? 0.9 का। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ गैप कितना हो गया? 1 का। तो मतलब चार्ज भी इसका ज्यादा है। तो अगर डाइपोल की बात करोगे तो NF का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NH। लेकिन यहाँ हमें क्या लेना है? रिजल्टेंट। क्या लेना है? बोलिए। रिजल्ट। तो जब आप रिजल्टेंट की बात करते हो तो ऐसे केस में आपको ओवरऑल डाइपोल का ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा। जैसे इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको मालूम है एटॉमिक डाइपोल हमेशा ऊपर। बाकी नीचे जो हाइड्रोजन है उनका भी डाइपोल ऊपर की तरफ ही मोर और लेस इंक्लाइंड है। बोलिए, सही बोल रहे हैं? यस। Yes, sir. तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, ये सारे वेक्टर लगभग जुड़ने की टेंडेंसी में है। मतलब इसका भी कंपोनेंट ऊपर आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, और ये ऊपर है ही। तो मतलब चारों के चारों लगभग जुड़ेंगे। जबकि NF3 का बनाएंगे तो NF3 देखिए क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये नीचे की तरफ है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये नीचे की तरफ है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये नीचे की तरफ है। और लोन पेयर का डाइपोल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? घट रहे हैं सब, एक दूसरे में कम है, कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस Yes, sir. तो पहले में किसका ज्यादा होगा? NH3। NH3। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा तो बड़ा आसान केस था, CO2 वाला। नहीं भाई, CO2 का केस तो बहुत आसान है ना। यस। CO2 लीनियर है, Yes, sir. वो नॉन पोलर है, ये 0 है, इसका 0 नहीं है। तो ये तो बहुत आसान था। बोलिए। Yes, sir. यस। अब आप इसमें बताइए कि इन दोनों में क्या है आंसर। SO2 होगा. HF होगा सर। बेटा अगर आप बॉन्ड लेंथ से देखो तो HCl आएगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन बड़ा होता है ना फ्लोरीन से भाई, ऊपर से नीचे जाओगे तो। यस सर। तो लेंथ वाइज ये, चार्ज वाइज लेकिन ये है। किसको हम माने? तो देखो बच्चों, ज्यादातर केसेस में चार्ज ही होता है, लेकिन मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ ज्यादातर केस में। इसका ये मतलब नहीं हर बार वही होता है। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये दोनों ही मैंने डिसाइड कर दिया चार्ज के हिसाब से। अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ, नोट। कुछ ऐसे हैं बच्चों जहां पे बॉन्ड लेंथ भी है। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कि CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, अगर इनका आपस में कोई कोरिलेशन देखना हो, है ना, तो आपको क्या लगता है किसका सबसे बेटर होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में किसका बेटर होगा? फ्लोरीन। है ना।
फ्लोरीन का बेटर ऐसा एक्सपेक्टेड था, है ना। ये हमारा ये बाई चार्ज, बाई गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। लेकिन रियलिटी में Yes. क्या होता है कि ये बेटा इसके पीछे होता है, यहाँ होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये था बाई चार्ज, और रियलिटी में आपको मैंने समझा दिया कि कैसे होता है। समझ में आ गया बात। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, सॉरी मतलब तो CH3Cl सबसे ज्यादा, फिर CH3F। तब देखो, तब भी बहुत पीछे नहीं जा रहा है वो, मतलब चार्ज अभी भी देखो तो डोमिनेटिंग ही है, बस क्लोरीन से थोड़ा सा क्लोरीन से छोटा हो गया। समझ रहे हो ना बच्चों, बोलिए। Yes, sir. इसी तरह का एग्जाम्पल एक NF3 और NCl3 का भी है, उसमें इसका ज्यादा होता है NCl3 का। लेकिन फिलहाल अभी मैं एक और बात करूंगा। एक और एग्जाम्पल है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट किए रहना बच्चों, है ना। बहुत बार इस पे पूछा है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत कम है ना इनके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। बच्चों क्लियर हुआ। Yes. Yes, sir. अब एक और एग्जाम्पल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है इनके बीच में डाइपोल का। जैसे CH3 एक क्लोरीन हो गया, फिर दो क्लोरीन हो गया, फिर तीन क्लोरीन हो गया, और फिर चार क्लोरीन में आंसर क्या आएगा, डाइपोल का वैल्यू। 0. हाँ, तो ये तो 0 हो गया, म्यू इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में तुलना करना हो तो आप एक बार थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, फिर मैं बताऊंगा एक्चुअल में क्या होता है। आया बात समझ में। So सबसे ज्यादा CH3Cl का होगा। हाँ, बात सही है, बिल्कुल सही। ऑर्डर यही होता है। अब कई लोगों को लगता है कि 2 क्लोरीन होने से इसका ज्यादा होना चाहिए, 3 क्लोरीन से इसका और ज्यादा होना चाहिए, मतलब ऐसा सोचते हैं लोग, बट रियलिटी ये नहीं है। एक्चुअल में इसी का बेटर होता है। हाँ, एक्चुअल में यही ऑर्डर करेक्ट है। अब इसमें कई सारे परेशानियां आती है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये ऑर्डर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि नॉर्मली लॉजिक लगाएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कैसे हो रहा है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना है इसका। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो,
तो CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4। अब एक बार समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन का जो लेंथ है बेटा, जो ये बॉन्ड लेंथ है, और यहाँ पे जो लेंथ है बेटा, जब आपका दूसरा और एक क्लोरीन आ गया इसके पास, तो जो दूसरा क्लोरीन है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये जो दूसरा क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, और जिससे मिडिल वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के वजह से ये क्या करता है, इसको भी अपने तरफ थोड़ा खींचता है। तो बेसिकली ये दोनों क्लोरीन के आने के वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और इसके वजह से एक तो इनका लेंथ छोटा होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होगा बेटा, और दूसरा चीज जो इनके बीच में गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनके डाइपोल्स थे इंडिविजुअल वाले वो भी थोड़े, और ऊपर से ये जो एंगल है ये भी मतलब आप समझ लो कि 109 से काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर ये परफेक्ट है तो 109 का एंगल होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल। सो कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इनके ओवरऑल मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ओवरऑल आप रिजल्ट ध्यान रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज के लिए। ये तो हो गया इनके बारे में डिस्कशन। नाउ लेट अस डिस्कस few other examples, very very important examples of dipole. Like, my dear, what do you think about H2O2? H2O2 के बारे में। फिर मैं एक काम करूंगा कि बेंजीन पे मैं CN लगा दूंगा, फिर बेंजीन पे मैं OH लगा दूंगा, फिर बेंजीन पे मैं फ्लोरीन डाल दूंगा। एक बार इन चारों एग्जाम्पल के बारे में सोचने की कोशिश करिए। H2O2 उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप सोचेंगे तब। अच्छा, इसमें एक दिक्कत आएगी आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ लोग इसका गलत स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसा है बेटा, ये दूसरे प्लेन में है, तो सही मायने में मुझे फ्लाइंग वेज नोटेशन यूज करना चाहिए, पर मैं वो कर नहीं रहा हूं। ये कुछ ऐसा मैं बना रहा हूं बेटा, ये आपको समझाने के लिए है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इस तरह का मतलब बेटा कि ये कंप्लीट इनके बीच में, ये मतलब एक तरह समझ लो जैसे बुक है, बुक को अगर कंप्लीट ओपन मत करो, जैसे कंप्लीट ओपन करोगे तब तो ऐसा हो जाएगा, दो पेज के बीच में ही 180 डिग्री बन जाएगा। यहाँ ऐसे रखो, ये लगभग लगभग 95 से लेकर के 100 के आसपास तक का एंगल है ये, मतलब ये 180 नहीं है, ये बात ध्यान रखो। सर क्लियर? कंपैरिजन बताना है। नहीं, कंपैरिजन नहीं, यहाँ बस बताना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, बस इतना ही बताना है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
समझ में आया? सर सभी नॉन पोलर है। तो पहला तो नॉन पोलर है, ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसका जब वेक्टर ही दूसरे दूसरे प्लेन में हो तो ये कभी कैंसिल ही नहीं कर सकता है ना बच्चों। बोलिए भाई, जब यस जब ये और ये एकदम एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन मतलब ये प्लेन में एक इधर जा रहा हो तब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पता चला कि इसके और इसके बीच में एंगल ही पूरा 180 का ना बन रहा हो, तब तो नहीं कैंसिल हो सकता है ना। तो ये तो नॉन पोलर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। H2O2 इज नॉन पोलर। और सॉरी, हाँ नॉन पोलर पोलर। पोलर 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 क्यों दिमाग में आ रहा है, पोलर एब्सोल्युटली राइट, इट इज पोलर, राइट, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक वाटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साइनाइड साइनाइड वाला चीज देखो, अगर इसको बनाओगे तो ये बड़ा लीनियर टाइप में स्पीसीज है, कि मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, एकदम सीधा। तो एकदम सीधा है तो ये ऊपर और ये नीचे, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। ऐसे ही इसका भी वैल्यू 0, लेकिन इसका वैल्यू नॉन जीरो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अल्कोहल है ये भी नॉन पोलर है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी एकदम बिल्कुल कैसे, लाइक H2O2। क्योंकि देखो ना, इसमें भी बेटा अगर आप इस बेंजीन को एक माध्यम मानो तो एक थोड़ा सा दूरी और बढ़ जाएगा, लेकिन होगा तो वैसे ही अरेंजमेंट जैसे पिछले वाले में था, ओपन बुक लाइक। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यस सर। है ना। होगा तो बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट। क्या कर रहा हूँ ये मैं बार बार। तो ये भी एक ही प्लेन में नहीं रह करके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात समझानी थी मुझे, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल भी कोट किया। बाकी बच्चों और सारे एग्जाम्पल्स करते रहोगे, जैसे ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब वही है कि आप लोग को समझ में आए तब। जैसे इसका अगर डाइपोल मोमेंट में बोल दूं बेटा कि 1.2 है, तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े आते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट। यदि if dipole moment of this molecule is 1.2, then what will be the dipole moment of, खुद सोचिए बताइए। बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस सर। बताइए। बताइए बच्चों, जल्दी बताइए यार। बच्चों आवाज आ रही है?
कितना आया बच्चों, बोलिए। बच्चों क्या आया आंसर? अरे आवाज आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. कितना सिंपल है यार, ये बताओ। इसका अगर 1.2 है तो ये दिख रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है बताओ जरा तो। एक सेकंड में ये एंगल कितना होता है? 72 degree. बोलिए। हाँ कुछ भी। अरे बाबा, ये टोटल एंगल मिला दो ऐसे 6 बॉन्ड बना करके तो 360 होगा। 360 60 बाई degree. 6 कितना आया? 60 degree. 60 degree. 60 यार degree. क्या कर रहे हो बच्चों, ऐसे मजा नहीं आएगा मुझे। 60 डिग्री तो जब ये 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आता है निकाल लो भैया। √d² + d² + 2dd cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होगा? 0.5. तो इसका मतलब ये देखो तो बाहर निकल करके d√3 आएगा। सही बोल रहे हैं क्या? Yes, sir. 1.2 √3 आ गया आंसर। 1.2, 1.4. तो यार अब इतना हम सोचेंगे कि तुम लोग दिमाग लगा रहे हो बच्चों, इतना नहीं लगाओगे तो थोड़ा काम कम चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो आप लोग और लगाओ, ये सब सोचो बढ़िया से। ठीक है। अरे बस उनमें तो यही है। Yes. Yes, सब sir. बढ़िया से सोच लो एकदम। अब अगला, इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया इनके बारे में डिस्कशन। और क्या करना है अब? अब देखो, इतना डाइपोल मैंने खत्म कर दिया मोरलेस। अब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, कुछ नए केसेस देखेंगे आप लोग का, उसके बाद हम लोग करेंगे। कर रहे हो ना सब लोग प्रैक्टिस किताब से जो मैंने भेजा था? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेटा बॉन्ड एंगल। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये। अब ये बॉन्ड एंगल क्या है? तो बड़ा सिंपल है यार। बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड एंगल दो, अगर कोई, मान लीजिए कि मैं बात करूं बेटा, एंगल बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड, है ना। अब अगर मैं इसमें डिस्कशन करूं कि बच्चों ये बताओ, CO2, ठीक, SO2, राइट, और H2O, इन तीनों में बॉन्ड एंगल के बारे में बताओ क्या है आपके हिसाब से। या थोड़ा रेगुलर में एग्जांपल दे करके फिर चेंज कर दूंगा। जैसे CO2 दे दिया, उसके बाद मैंने दे दिया SO3, उसके बाद मैंने दे दिया CCl4। इनमें बॉन्ड एंगल बताओ। तो क्या सिंपल नहीं है? इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा बोलिए। 180 degree. 180 degree. उसके बाद SO3 का कितना होगा? बिल्कुल 120 डिग्री। CCl4 का कितना होगा बोलिए बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। अरे याद करनी Sir, है, yes. Yes, 10. sir. सबको याद है ना। तो इसमें क्लियर था कि भाई इसका ज्यादा इसका ज्यादा है। लेकिन मान लो ये सबका डिफरेंट ज्योमेट्री है, सबका डिफरेंट ज्योमेट्री है, डिफरेंट ज्योमेट्री। मान लो ज्योमेट्री सेम हो जाए। अब इसमें केस, ज्योमेट्री सेम बट डिफरेंट लोन पेयर।
अब क्या करेंगे? अब कोई एग्जांपल हम ऐसा बताएं तो हाँ बिल्कुल, जैसे वाटर, जैसे अमोनिया, जैसे CH4, ये तीनों का ज्योमेट्री बताइए और एंगल के बारे में मुझे बताइए, बॉन्ड एंगल के बारे में। सभी टेट्राहेड्रल होंगे, है ना बच्चों? Yes, sir. लिए Yes, sir. सबके सब। Yes, sir. तो अब जब सबके सब टेट्राहेड्रल हैं, यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, और आपको मालूम है कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है ना? बोलिए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये भी क्लियर होगा कि लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है बहुत ज्यादा, यहाँ पे भी लगेगा। तो उससे आपको नहीं लग रहा है कि ये एंगल छोटा हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो जितना लोन पेयर उतना एंगल छोटा। तो बॉन्ड एंगल में CH4 में तो एग्जैक्ट होता है एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें कितना होता है मालूम? θ2 का वैल्यू अमोनिया में एंगल होता है 107, और ये होता है 104 के आसपास, 104.5 उसी के आसपास है। आप एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी याद नहीं है, देख लेना किताब से। मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल। सो कंक्लूजन क्या है? बॉन्ड एंगल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ, जितना लोन पेयर बढ़ाएंगे उतना वो घटेगा बॉन्ड एंगल। क्लियर है बच्चों? सिंपल, बोलिए। Yes. Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? तो ये बात दिमाग में। ठीक है, केस 1। अब केस 2। अब जैसे मान लीजिए बच्चों की लोन पेयर भी सेम हो, ज्योमेट्री भी सेम, सेम ज्योमेट्री एंड सेम लोन पेयर। है ना? सेम ज्योमेट्री एंड सेम लोन पेयर, मतलब कि जैसे अगर मैं डिस्कस करूं, अगर मैं डिस्कशन करूं बेटा, तो कहाँ पे ऐसा होगा जहां पे लोन पेयर और ज्योमेट्री सेम है? वो तब संभव है जब एक ही ग्रुप के सारे मेंबर हो। बच्चों आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. जैसे H2O दो लोन पेयर है, H2S दो लोन पेयर है, H2SE दो लोन पेयर है, H2TE दो लोन पेयर है। बोलिए। उसी तरीके से Yes. बेटा NH3, एकदम वैसे ही NH3PH3 वाला भी केस है। अब क्या करेंगे? लोन पेयर सेम है, साइड एटम भी सेम है, सेम ज्योमेट्री, सेम लोन पेयर, सेम साइड एटम। मतलब साइड एटम भी बदल नहीं रहे हैं कि उसका भी प्रभाव ज्यादा पड़े, खाली सेंट्रल एटम बदल रहा है। तब देखते हैं क्या होगा, ये बताइए। जैसे नाइट्रोजन है बेटा, मैं काम करता हूँ ऑक्सीजन वाले से शुरू करता हूँ। ऑक्सीजन है, तो बताइए बच्चों, जब ऑक्सीजन है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कि नहीं? Yes. तो देखो हर जगह पे ये फैक्टर तो कॉमन है, सल्फर में भी यही चीज है।
सल्फर थोड़ा बड़ा आइटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े ज्यादा डिफ्यूज्ड है। तो जब जब बड़ा आइटम है तो डिफ्यूज्ड है, तो उनमें ये जो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है वो उतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ छोटा आइटम है तो इलेक्ट्रॉन नजदीक है, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक तो वैसे ही छोटा आइटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े नजदीक नजदीक थे, तो ये रिपल्शन हो रहा था। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ने की वजह से ये और रिपल्शन होगा, तो उससे इन रिटर्न ये फर्क पड़ता है कि ये रिपल्शन, ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इस बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। ये जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, वो इनके कंपैरिजन पे ज्यादा है। अब कहोगे क्या यहाँ पे लोन पेयर, हाँ बेटा वो भी है, लेकिन ओवरऑल डोमिनेटिंग यहीं पे एसी से सारा चीज दिखाया था। तो बोलते हैं जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन को अपने नजदीक खींचेगा, उतना रिपल्शन बनाएगा, तो उतना बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो बेटा इसका एंगल आपको 104 के पास है, इसका एंगल बेटा 90 के पास पहुंच जाता है, 92 93 के आसपास, 92 93 इतना खराब होता है, बहुत तेजी से ड्रेस्ट। आगे एक और भी कारण है थोड़ा, जो मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ने के बाद और अच्छे से क्लियर होगा कि इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ जाता है अचानक से, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत ड्रेस्टिकली यहाँ से यहाँ एंगल दिख रहा है। उसके बाद क्या है, 92 हो गया, फिर 91, फिर 90, ऐसे करके। तो मतलब एक सिंपल सा लाइन कि अगर सब कुछ सेम हो तो जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। याद रहेगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। यहाँ का बॉन्ड एंगल होता है बेटा लगभग लगभग 107, और फिर ये आराम से 93 94 के आसपास पहुंच जाता है, फिर और घट जाता है ऐसे। तो ये एक थोड़ा क्रिटिकल एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसको विशेष तौर से आपको बोलूंगा कि थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, है ना। अब एक केस लेते हैं जहां सेंट्रल एटम को मैं फिक्स कर देता हूं और साइड एटम को बदल देता हूं। जैसे बेटा NH3 ले लिया और NCH3 ले लिया। अच्छा, कॉमन सेंस लगा के बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन से एसोसिएटेड, उनके एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बोलिए। सर NCH3 वाले ज्यादा होगा बॉन्डिंग। हाँ, क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, यहाँ पे CH3 डाल दिया तो बड़ा बड़ा ग्रुप आ गया, तो रिपल्शन होगा ना जी। इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्शन से ये एंगल बढ़ जाता है। स्टेरिक का मतलब होता है बेटा, जो भी ग्रुप बड़ा ग्रुप हो, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वजह से जो रिपल्शन हो उसको स्टेरिक बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्शन। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है बात? तो ये चीज है, राइट। तो ये बात दिमाग में रखना। और अब कहोगे कि सर क्या अगर मान लीजिए अमोनिया का कंपैरिजन करना हो NF3 से, तो भी करेंगे? करके एक बार बताओ, तो खुद से सोचो तो क्या है। एक बात समझ लेना बच्चों, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर स्मॉल एटम, वेरी स्मॉल। So steric factor is not considered. Steric factor is not dominating, मतलब वो उतना प्रभावी नहीं होता है, बहुत छोटे हैं ना ये दोनों, तो इसलिए इसमें कोई स्टेरिक फैक्टर, खाली हाइड्रोजन और फ्लोरीन आ जाए तो नहीं। इसके अलावा जो बड़े बड़े, मतलब इसमें आप ये मत लगाना कि सर फ्लोरीन बड़ा, ना ना ना, वो फैक्टर मत सोचना आप, ठीक है। उसके अलावा सोचो, थोड़ा देखो, दिमाग लगाओ क्या आता है, लगाओ। इज नेग्लिजिबल।
सर NH3 का ज्यादा होगा। सोच करके बच्चों सब लोग सोच लो। ठीक है, कर रहे हैं बच्चों? तो आप देखो क्या होगा NH3 और NF3 में बच्चों। आ रहे बात समझ में? NH3 और NF3 में क्या हाल है, बोलिए। NH3 और NF3 में हम्म तो आप देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सेंट्रल एटम से दूर अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भागेगा तो उनके बीच में जैसे मैं बोलूं बेटा एक एंगल बनाया है ना, दो नेगेटिव चार्ज यहाँ है और दो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, किसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा? ये 2 वाला रिपल्सन ज्यादा होगा या 1 वाला रिपल्सन ज्यादा होगा? 1 वाला। समझ गए? तो वही वाली बात है बेटा कि जब आप फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है, तो इनके बीच में दूरी बढ़ रही है ना, तो रिपल्सन कम हो जाएगा। रिपल्सन कम होगा तो ये तो दबा ही रहा है ना इनको, तो इनके एंगल को घटा देगा। इनके बीच में रिपल्सन से एंगल बढ़ता है, ठीक है, ये लेस रिपल्सन आप लिखोगे। समझ में आया? तो उस वजह से बढ़िया कौन होगा, NH3 या NF3? NH3 कौन बढ़िया होगा? बड़ा सर NH3 होगा। तो ये बात समझ लेना, है ना? क्लियर हुआ? बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसी तरीके से एक बात बताइए जरा, इन तीनों में कंपैरिजन करिए। कंपेयर बॉन्ड एंगल अराउंड ऑक्सीजन, H2O, राइट, Cl2O, राइट। Cl क्या, मैं इसमें ब्रोमीन डाल दे रहा हूं, थोड़ा और बड़ा हो जाए, Br2O एंड F2O। F2O नहीं बोलते हैं, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको पहले, बाद में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस हिसाब से OF2 हो जाएगा। ये तीनों में कंपैरिजन करिए, सॉरी बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए, ऑक्सीजन के अराउंड ही बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए। है ना, कंपेयर करिए। तो इनमें कंपैरिजन कर लिया बॉन्ड एंगल का अराउंड ऑक्सीजन? यस सर। किसका है इसमें? तो आप अगर देखोगे तो सबसे ऑक्सीजन, ये सबसे छोटा है हाइड्रोजन, बोलिए,
है ना बच्चों? Yes, sir. और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन है। अगर मैं साइज की बात करूं तो भाई फ्लोरीन में भी कोई स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ब्रोमीन काफी बड़ा है ना? ब्रोमीन काफी बड़ा है, तो काफी बड़ा होने की वजह से क्लियर है कि यहाँ रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो ये तो क्लियर है कि एंगल इसी का सबसे ज्यादा होगा, है ना? अब भाई फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन में कंपेयर करना हो तो फिर वही बात, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये खींच देगा बेटा, ये रिपल्सन कम लगेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नजदीक होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के नजदीक होंगे, तो यहाँ मोर रिपल्शन बेटर हो जाएगा। तो ओवरऑल एंगल क्या होगा? OF2 से ज्यादा H2O का और उससे भी ज्यादा Br2O का। अग्रीड? यस सर। समझ में आ गया? तो ये है ओवरऑल सारी चीजों का डिस्कशन। अब ये बॉन्ड एंगल हो गया कंप्लीट, है ना? अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, पढ़ा दिया है, बोलिए बच्चों, याद है? यस सर। चलिए तो Yes, sir. क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं। वो तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड ऑर्डर इन दी फॉलोइंग। तो CO का मतलब आ गया बेटा C डबल बॉन्ड, सॉरी CO2, है ना? CO3 -2, फिर बेटा इसके बाद आपका आएगा CO, एक और ले ले रहा हूं मैं, HCOO- कार्बोक्सिलेट आयन। ये सभी आपके सामने एग्जाम्पल है, निकालिए कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, जल्दी निकालिए, सोचिए इसके बारे में, बताइए। पहले का क्या आया? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, क्योंकि हाँ भाई डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। CO3 -2 का 1.3। समझ में आया बढ़िया से सबको? क्योंकि क्या करना है बच्चों, रेजोनेंस है, तो डॉट 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 और -2/3 -2/3 -2/3 बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, टोटल कितने बॉन्ड थे? 2 3 4, 4 बेटे भाग रहे हैं सब, तीनों सेंटर पे इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो 4/3। या फिर मैंने बताया था आपको सिग्मा प्लस पाई, सिग्मा प्लस पाई, सिग्मा कितना था बेटा? 1 था, पाई 1/3 हो जा रहा है, तो 4/3 आ गया, 1.33, है ना? CO का बेटा 2। इसका 2 आ रहा है, बिल्कुल इसका 2 आ रहा है, और एकदम गलत है। आपको अगर याद हो तो 2 बनाओगे तो ऐसा बनेगा, और मैंने समझाया था कि डेटिव बॉन्ड देना पड़ता है इसमें, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। बॉन्ड ऑर्डर 3। इसके बाद 1.3। हाँ, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, तो इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 + 1/2, क्लियर? 3/2, 1.5, राइट और नॉट? बोलिए। यस सर। समझ में आ रहा है? तो ये बात है बच्चों।
तो इस तरीके से सोचना है। तो बॉन्ड ऑर्डर अब क्लियर हो गया है, पहले भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं बॉन्ड लेंथ। सब लोग म्यूट कर लीजिए, मैं बॉन्ड लेंथ डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, बॉन्ड लेंथ का मतलब लेंथ बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम, है ना। जैसे अगर H2 का अगर हम बॉन्ड बनाए तो H2 देखने में तो हम, ये है, यहाँ न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो बेटा इनके बीच का जो लेंथ है ये L, यही बॉन्ड लेंथ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैंने दिखाया बीच में, तो ये बॉन्ड लेंथ है। तो अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहला चीज कॉमन सेंस है भाई, जितना बड़ा एटम का साइज उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, है कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, बॉन्डेड एटम। फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाई साइज ऑफ बॉन्डेड एटम तो है ही, है ना। और क्या है? और क्या है? तो भाई अगर अगर एटम सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे एटम सेम हो गया था, CO2 CO3, देखो सब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, हर तरफ कार्बन ऑक्सीजन, है ना। तो ऐसे केस में लेंथ कैसे डिफाइन होगा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बोलिए, सही समझ में आ रहा है? यस सर। बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, तब ऐसा सोचेंगे। और ये बताइए बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जा रही है दो एटम के बीच में, जैसे मैं बात करूं राइट कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, किसका लेंथ छोटा होगा, किसका बड़ा? यहाँ तो खैर एटम ही बदल जा रहा है। तो अगर एटम ना बदले, जैसे एटम सेम ही रहे, जैसे मैं बात करूं कार्बन का, तो बेटा CH3H, ये है ना, ये। तो ऐसे केस में देखिए एटम सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ही है हर जगह, लेकिन इनमें क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। तो बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स जिनके बीच में भी बॉन्ड बना है। तो अब बच्चों मैं आपको एक बात बताया था, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो, तो ऐसा एटम जिसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, जो एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, अब ये क्या है ये मैं आगे समझाऊंगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो, तो मैंने बताया था कि कार्बन जो sp3 है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन sp2 होता है, उससे भी ज्यादा कार्बन sp होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था। तो अगर ये बात है तो बच्चों, अगर ये बॉन्ड लेंथ की बात करूं मैं, CH बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था वो लेंथ कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लेंथ C बोल दूं, ये अगर मैं C बोल दूं, ये अगर मैं B बोल दूं, ये मैं A बोल दूं, तो आप बोलोगे A सबसे बड़ा होगा, फिर B, फिर C। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लेंथ कम होता जाएगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बात समझ में? बोलिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ये उसका सबसे सुपर्ब एग्जांपल है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है।
और एक फैक्टर है, वो कौन सा है कि मान लीजिए लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है ना। मान लीजिए बेटा लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, तब क्या होगा? कहोगे सर उसका भी एग्जांपल बताइए, दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए बेटा इधर NH2 है, इधर NH2, और एक साइड में मैंने क्या किया, उसका एक लोन पेयर को हाइड्रोजन को दे दिया, तो NH3+ बन गया, दूसरा NH2। आपको मालूम है ये लोन पेयर नहीं बल्कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस नाइट्रोजन पे। तो यहां देखिए लोन पेयर और लोन पेयर, यहाँ रिपल्शन होगा, बोलिए। और यहाँ रिपल्शन ना होकर के बल्कि क्या होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा, बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो अट्रैक्शन होने से लेंथ छोटा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ इसका बड़ा और इसका छोटा हो जाएगा। समझ में आया बात? तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इतने सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम अगर सेम मतलब एटम एक ही हो तो जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना छोटा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बड़ा उतना ज्यादा खींच देगा, नजदीक कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एबिलिटी है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एटम भी थोड़ा पास आ जाएगा, है ना, है कि नहीं, बोलिए। तो ये सारी चीजें हैं। सुना है? क्लियर बच्चों, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अब मैं अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कुछ पूछूं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। कौन सा मैं पहला दे रहा हूँ आपको, जैसे HF HCl HBr, इनको करिए, ठीक है। H2O H2S NH3, इसको करिए। एक मिनट, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज कंपटीशन है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। O2O3 BF3 BF4 माइनस, है ना। बाकी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था। तो यहाँ पे किसका, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
हो गया बच्चों? बताऊं मैं? यस सर। सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले तो बताइए HF HCl HBr HI में जल्दी बताइए। सर HBr सबसे बड़ा होगा। सर यस, फिर HCl फिर सिंपल HI। साइज से। और H इसमें बताइए सेकंड वाले में। सर इसमें H2S सबसे बड़ा होगा, फिर H4, सबसे छोटा कौन होगा? NH3। NH3। बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि आप देखो ना बेटा, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होता है? घटता है ना। तो नाइट्रोजन तो बड़ा ही होगा ना ऑक्सीजन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो OH बॉन्ड तो छोटा ही होगा ना, सबसे छोटा H2O होगा। ये दोनों सेम पीरियड के हैं, सेम पीरियड। और ये थर्ड पीरियड। और सेकंड, एक ही पीरियड में बहुत ज्यादा साइज का फर्क नहीं आता, लेकिन पीरियड बढ़ जाए तो साइज अचानक से बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज का मैंने आपको चार्ट भेजा था, याद है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. उसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप उसको चेक कर सकते हैं, है ना। O2 O3 में O2 ज्यादा। O2 ज्यादा? क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बॉन्ड O3 होगा लेंथ ना बड़ा, पूछे है ना जी। तो O3 का बॉन्ड ऑर्डर छोटा है। O3 का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो लेंथ तो बड़ा ना होगा जी। सर यस। O2 में डबल बॉन्ड है। O3 में आपने देखा होगा तो एक डेटिव होता है, एक डबल। रेजोनेंस करा लो तो आपको मालूम चलेगा कि इधर वाला डेटिव, इधर वाला डबल। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है कि डॉट डॉट डॉट, बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम है। 1.5। तब फिर ये सब बताया हुआ चीज है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 1.5, तो बॉन्ड लेंथ ऐसे होगा। ऑर्डर ज्यादा तो लेंथ कम, है कि नहीं? समझ में? BF3 BF4 में क्या आपने सोचा? तो BF4 में हाँ, इस पे थोड़ा और टाइम दीजिए आप लोग।
हो गया बच्चों? यस BF3 और BF4 में क्या आंसर आएगा? तो BF4 माइनस का ज्यादा होगा। BF4 माइनस का लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि BF3 में अगर आपको याद हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 4/3, 1/3। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि याद करो बैक बॉन्डिंग होता है ना जी BF3 में, मतलब ये लोन पे डोनेट करता है ना, बोलिए। यस सर। तो इसके वजह से, और चार मतलब कि एक्चुअल में यही एक स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे रेजोनेंस कराओगे तो सब जगह से आएगा, तो इसका मतलब ये लेंथ थोड़ा छोटा हो जाता है BF3 का। बोलिए बच्चों। यस सर। अब बाकी यहाँ पे आपको मालूम ही है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ 1.33 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 है। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है CO3-2 का, तो लेंथ सबसे ज्यादा इसका होगा। फिर उसके बाद बेटा HCO- का है, फिर उसके बाद CO2 का है, और सबसे छोटा कौन होगा? CO। क्लियर? BF3 का बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं होगा? किसका बेटा? होता है ना, 4/3 होता है, अभी तो कराया था हम लोगों ने। CO3 में रेजोनेंस होता है ना बेटा, तो 1 पाई बॉन्ड तीनों सेंटर पे चला जाता है। ठीक है, तो अभी हो गया बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आता है कौन सा चीज? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी, तो मतलब कि बॉन्ड एनर्जी क्या है? सिंपल सा बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। जनरली 1 मोल के लिए डिफाइन होता है कि जब आप इसको ब्रेक कर रहे हो, तो यानी Cl डॉट प्लस Cl डॉट में आ रहा है, तो ये जो एनर्जी आई बेटा, इसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। ध्यान रखना बेटा, गैसीय स्पीसीज होना चाहिए, और वो भी कैसे ब्रेक करना है? एकदम होमोलाइसिस के थ्रू। दो तरह का बॉन्ड एनर्जी होता है बेटा, इसको बोलते हैं होमोलाइसिस। और एक होता है कि क्लोरीन क्लोरीन लिए और उसको ऐसा तोड़ दो कि एक प्लस बन जाए एक माइनस बन जाए, है ना, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइसिस। तो मतलब बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इन 2 वेज, जितना इलेक्ट्रॉन जिसका है उतना वो लेके चला जाए, यानी होमोलाइसिस, और दूसरा हेट्रोलाइसिस, एक का इलेक्ट्रॉन छीन के दूसरे को दे देना। समझ में आया? राइट। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बच्चे सुनाई दे रहा है? यस। Yes, required to break 1 mole of specific bond, जो मतलब डिफाइन हो, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, between 2 atom, right, homolytically. This is very very important word, homolysis के थ्रू। यानी यहाँ जो डेल्टा H आया है, राइट, ये बॉन्ड एनर्जी है। ये जो डेल्टा H है वो बॉन्ड एनर्जी नहीं है, ये हेट्रोलाइसिस है। बॉन्ड एनर्जी इसको बोलेंगे क्लोरीन क्लोरीन का, जहां पे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लोग लेके चले जाएं। सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं हाफ एरो पे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ये,
इसमें पूरा एरो दिखाते हैं, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक आदमी लेके चला गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं बेटा। और अब किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचुरल सी बात है यार। तो बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। बोलिए। रिपल्शन हो तो लोन पे रिपल्शन के भी इनवर्सली होगा, है ना? राइट, बोलिए। Yes. यस। तो ये सब चीजें बात समझना है। तो अब अगर कोई पूछे कि बताओ भाई बॉन्ड एनर्जी आपके हिसाब से क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बताना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना 4 एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद कुछ बात हम आपको बताते हैं।
कर लिया बच्चों? बोलिए। यस सर। चलिए मैं डिस्कस करूं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी इसमें तो क्लियर है कि भाई सबसे ज्यादा सीओ का होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। बोलिए। यस सर। यस। राइट। और इसके बाद आप देखिए, बताइए इन सब में क्या लग रहा है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और HF, इनमें लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ आपको मालूम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी आपको आइडिया है ना? तो सब में ऑर्डर क्या आ जाएगा बताइए? इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? HF। HF का। तो ऑर्डर इसमें HF का, फिर H2, फिर अमोनिया। बॉन्ड लेंथ से भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है बच्चों। ये सब एक्सपेक्टेड क्या था कि लेंथ के हिसाब से ये होना चाहिए, क्यों? बट रियलिटी में ये यहां पहुंच जाता है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पहुंच जाता है। मतलब रियल आंसर क्या है? क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सॉरी फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। क्लियर हुआ? कि Cl2Br2 F2M I2। बोलिए। Yes. है ना? तो ये ऑर्डर है इसका, इसको आप ध्यान रखेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए इस चीज में। ऐसा क्यों हुआ, कोई क्वेश्चन पूछे तो? हुँ? बोलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं, आप ध्यान से देखो तो मैंने बताया था कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं काफी छोटे होते हैं, जिसके वजह से उन पे जो लोन पेयर रिपल्सन की चीजें आती हैं वो काफी ज्यादा आती है ना? तो इस वजह से ये लोन पेयर का रिपल्सन ही है। डिक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं। और ये पूरे सेकंड पीरियड एलिमेंट में है,
ये जरूरत से ज्यादा छोटा होता है, उसके बाद काफी बड़ा हो गया ये, तो फिर दिक्कत नहीं आती। याद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी कुछ इसी तरह का परेशानी आया था, याद है? याद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी बच्चों इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे तो उसी तरह की कुछ परेशानियां आ रही थी, Yes, Yes, sir. 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 है ना? तो ऐसे ही है सारी दिक्कतें, आपको मालूम तो, समझ में आ गया सारा चीज। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, और यही रीजन है बेटा कि लास्ट में ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर, स्मॉल साइज, लोन पेयर रिपल्शन। तो ये एक गड़बड़ चीज है यहाँ पे, जिसके वजह से सारी चीजें हो रही है। क्लियर हो गया? उम्मीद है समझ में आया होगा। सिर्फ यही नहीं बच्चों, जितने भी है ना नाइट्रोजन इनसे ज्यादा पीपी का होता है, सेम रीजन से। अब पीपीएन उसके नीचे वालों में फास्फोरस का ज्यादा है, जैसे इन दोनों में पूछूंगा तो इसका ज्यादा है, ऐसे ही ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का ज्यादा होगा, इसका सेलेनियम का और कम हो जाएगा। तो जो इफेक्ट है वो इन्हीं दोनों में दिखता है, उसी तरीके से जैसे मैंने एफ और सीएल के बारे में डिस्कस किया। क्लियर? तो इसमें भाई इसका ज्यादा होता है, और क्लोरीन का ज्यादा होता है किससे? ब्रोमीन से। बोलिए। तो ये जो एनॉमली है वो सब जगह है। क्या ये कार्बन में है? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है। क्योंकि अगर आप CH3 देखें तो कार्बन इसमें कोई एनॉमली नहीं, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा ही है ना, ये सब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। क्लियर हो गया? ड्यू टू नो लोन पेयर। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. नो LP रिपल्शन। है ना? तो ऐसी चीजें हैं, यही सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। समझ में? क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास गाइस। बहुत अच्छा से आप लोगों ने अटेंड किया, और नेक्स्ट क्लास अब मॉडर्न थियरी का होगा। अब तक तो हम लोग ओल्ड थियरी पे चल रहे थे, अब अगला क्लास हमारा मॉडर्न थियरी पे होगा। तो प्रैक्टिस वेल, आज हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा टॉपिक कवर किया है, और कल हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में इनिशिएट करेंगे। उम्मीद है अगले 3 से 4 लेक्चर ऑन द हायर साइड में खत्म हो जाएगा। ठीक है? सो दैट्स इट एवरीबॉडी।